नमस्कार। और भारतीय कानून में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रेयर करते हैं कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और दीर्घायु बने। हम लोग आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 61 में जो आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि आपराधिक षड्यंत्र को इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र। इसका जो स्पेलिंग होता है CONSPIRACY। कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र। किसी भी अपराध को करने के लिए षड्यंत्र रचना। अब इसमें ये देखना है कि षड्यंत्र कितने आदमी द्वारा रचा जाना चाहिए या कितने व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में यहाँ बताया गया है। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताता है। कहता है जब दो या अधिक व्यक्ति अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा
करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं। यानी कि सबका सहमति हाँ होनी चाहिए। कहता है जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में इस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।
फिर से एक बार यहाँ कहता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताती है। आपराधिक षड्यंत्र जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। यहाँ स्पष्ट कर देना है, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषांगिक मात्र है। अनुषांगिक मात्र है, इसमें पहले है को, कहता है मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। ये क होता है। अब हम लोग ख देखेंगे कि ख क्या कहता है। ख कहता है पूर्वोक्त रूप से पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के
आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण फिर से कहा गया है, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति या चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषांगिक मात्र है। जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से या दोनों में से दंडित किया जाएगा। अब अपराध का वर्गीकरण इसी में हम लोग देखेंगे, जिसको कहता है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस हुआ अपराध, क्लासिफिकेशन हुआ वर्गीकरण। अपराध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफेंस। अब खंड क्लॉज ए यहां कहता है कहता है दंड वही जो कहता है दंड वही जो उस अपराध के जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, दुष्प्रेरण के लिए है, इसके अनुसार की अपराध, इसके अनुसार की अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, संज्ञेय है या असंज्ञेय, इसके अनुसार कि वह अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है जमानतीय है या अजमानतीय, उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा उस अपराध का दुष्प्रेरण जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है विचारणीय है और अक्षमनीय है। फिर इसी में खंड ख कहता है दंड 6 मास के लिए कारावास,
या जुर्माना, या दोनों। असंज्ञेय और जमानतीय, सॉरी, असंज्ञेय है और जमानतीय है, और जमानतीय। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा यह विचारणीय है। 61 जो है वही वो विचारणीय होता है। ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, ये अक्षम्य है। कौन सा बोल रहे थे? 61 आपराधिक षड्यंत्र। इसका नया सेक्शन, अति पुराना सेक्शन क्या था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आपराधिक षड्यंत्र 120 को 120 ख में दिया था। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में 120 को 120 ख। 61 नया सेक्शन है और 61 क्लास 2 और क्लास 1 इसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया है।
नया सेक्शन और इसका पुराना सेक्शन है 511। आपराधिक षड्यंत्र पहले 120 को था पुराना सेक्शन और नया सेक्शन है 61। इसी में दे दिया है उपधारा 1 उपधारा 2। वो पहले 120 को 120 खो वही होता था। इसमें सजा था, ये था, वो था, सब कुछ था। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में विशेष
वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि बुक भी देखना पड़ता है, याद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जब आपके घर में समस्या आती है ना, तभी आपके शुभ चिंतक, अच्छे अच्छे रिश्तेदार और अच्छे अच्छे लोगों की पहचान हो जाती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, अगर ये हुआ है, मेरे घर में भी हुआ है, अगर आप लड़की का शादी कर रहे हैं तो लड़के वाले का कहना होता है लड़की वाले से कि देखिए, हम लड़का का या लड़का को पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्च किए हैं, फिर वैकेंसी, फिर फॉर्म फिलअप, फिर एग्जामिनेशन, ये सब मिला करके लगभग 16-17 लाख रुपया खर्चा हुआ है, या जो भी होगा वो हुआ है। उसके बाद हैन तैन ये वो, फिर समाज है, फिर समाज को मुंह दिखाने के लिए आपके यहाँ बारात लेके आना होगा, लगभग 150-200 बारात तो लेके हम आएंगे ही। तो लड़की वाले कहते हैं कि सर, ये आपके साथ भी हो सकता है, इस कहानी को सुनना चाहिए, क्योंकि लड़की वाले गए हैं लड़के वाले के यहाँ रिश्ता करने के लिए। लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ गए हैं रिश्ता करने। उसी रिश्तेदारी में जो वो सक्षम है, उसी में कुछ उपहार स्वरूप वो अपनी पुत्री को देते हैं। लेकिन लड़का का पिता रिश्तेदारी नहीं करने आते, वो बिजनेस करने आते हैं, व्यवसाय। अब देखिए सोच कितना है, लड़की वाले रिश्तेदारी करने जाते हैं और लड़का वाले करते हैं व्यवसाय, बिजनेस। नहीं, हम लड़का वाले में तो हम इतना लगाएं, कैसे होगा, हम 26 लाख से कम नहीं लेंगे। लड़की वाले गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं सर, हम इतना नहीं दे पाएंगे, कुछ कम कीजिए। नहीं होगा, हम लड़का कितना पढ़ाए लिखाए, ये किए वो किए, सब कुछ किए, आपको इतना देना ही होगा। लड़की वाले जब हाँ बोल देते हैं कि
ठीक है किसी तरह। तो अगर किसान रहते हैं तो खेती बाड़ी कर्ज ऋण ये वो वगैरह वगैरह करके उनको पुरा देते हैं, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सुखी संपन्न देखना चाहता है। उसके बाद लड़के वाले का ड्रामा शुरू हो जाता है। लड़के का घर का 10 मालिक, मौसा अलग मालिक, मामा अलग मालिक, नाना अलग मालिक, चाचा अलग मालिक। अब सबके सामने लड़की वाले नतमस्तक होते रहे। फिर जब वहाँ से आया, उतना करने के बाद हम 200 आदमी बारात लेकर आएंगे। हम समाज में अगर इतना नहीं लाएंगे, हम किसको ना कहेंगे, किसको हाँ कहेंगे? सब तो अपना ही है। सब तो अपना ही है, किसको हाँ कहेंगे, किसको ना कहेंगे? हर किसी को लेके चलना है समाज में। बारात तो 200-250 होगा। अब बताइए 26 लाख तिलक, 200-250 बारात का स्वागत करना एक लड़की वाले के लिए। जब वो किसी तरह से अपना सब कुछ बेच खोज के बराबर हो जाता है, कर्ज में इतना डूब जाता है कि यमराज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो किसी तरह से लड़की का शादी किया, ब्याह किया, विदाई किया। उसके बाद लड़की को ससुराल में प्रताड़ित करना, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और इकोनॉमिकली प्रताड़ना, ये सब प्रताड़ित किया जाता है ससुराल में। उसके देवर हो, उसकी ननद हो, उसके ससुर साहब हो या उनकी सास हो। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। आप कभी ये देखिए, हम ये देखे हैं, हम अपनी देखी हुई बात बता रहे हैं। हम गए थे अस्पताल, हम गए थे, ब्लड भी दिए थे। जो लड़के का पिता बोल रहा है कि मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मेरा रिश्तेदार है, जब उसको 1 बोतल खून की आवश्यकता होती है, फिर वो भटकना शुरू कर देते हैं। उस समय उस गधे को, उस लड़के के पिता को, गधा भी कहें तो गधा शर्मा जाता है। अगर गधा भी कहें तो गधा शर्मा जाता है। ये शर्म नहीं आता है कि जिस लड़की के पिता के सामने हम बोल रहे थे समाज है, परिवार है, हम किसको हाँ किसको ना कहेंगे, अब वो परिवार और समाज कहाँ गया जो कि तुमको 1 यूनिट ब्लड के लिए तुमको तरसना पड़ रहा है। आज अगर लड़की कुछ तरह की डिमांड करती है, डिमांड तो नहीं बोलिए, एक छोटा मोटा नॉर्मली वो लोग का जो होता है, कुछ कॉस्मेटिक, कुछ कपड़े, वो लोग तो और कुछ नहीं बोलते हैं, तो पतिदेव ठहरते हैं गधे के गधे। ये वंशावली चला आता है।
क्योंकि जिस गधे को ये पता नहीं है कि हम अगर 10 भी बारात ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमसे रिश्ता जोड़ने आया है और हम उससे सौदेबाजी कर रहे हैं, उस गधे को पता नहीं है। लड़की का पिता गिड़गिड़ा रहा है कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, अगर ज़रूरत होगा तो हम फिर देंगे, बाद में देंगे, लेकिन अभी हमको देने दीजिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नहीं हम इतना लेवे करेंगे। तो जब उस गधे को समझ नहीं आया कि मेरा लड़का हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, ना कि हम एक व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, जहां तुमको बिजनेस करना चाहिए वहां तो तुम कर नहीं पाया, और आज जो है वो गधागिरी का एक उभरता हुआ सितारा बन जाता है कि देखो हम इतना बड़ा गधा है, मेरा बेटा उससे भी बड़ा गधा है। क्योंकि काम तो गधा भी करता है और इंसान से ज्यादा है। ये भी सरकारी नौकरी में है, कोई बड़ा पद पे है तो ये भी गधा है, इसको भी काम करना है, डिपार्टमेंटल हजूरी करना है। और उसका बाप तो करबे किया था, जो कि वैसा बुद्धि रखा है कि लड़की का पिता रिश्तेदारी करने आया है और वो गधा उससे सौदेबाजी कर रहा है, हम इतना लेवे करेंगे। और जब वक्त आता है तो फिर वो जो अपना रिश्तेदार 200-250 बारात ले जाने वाला था, उसमें उसका कोई साथ नहीं देता है। जब उसका हेल्थ प्रॉब्लम होता है फिर उसका कोई समाज नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा गधा है कि उसका बॉडी का पार्ट मिलता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई रिश्तेदारी निभाया ही नहीं है। वो सिर्फ गधागिरी का सर्टिफिकेट और कॉलेज को देखा है और वहां वो शिक्षा लिया है। उस गधे को ये तक पता नहीं है कि जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है वो पैसे के लिए कर्ज में डूबा हुआ है, उस रिश्तेदारी को हम कैसे निभाएं। तो बात ये होता है कि लड़की के जो पिता होते हैं वो एक नेक इंसान होते हैं, उसमें इंसानियत होती है, मानवता होती है, समाज में चलने का तरीका होता है। लेकिन ये जो लड़के के पिता गधा स्वामी हैं, गधा नारायण, इनको ये पता नहीं है कि ये गिड़गिड़ा रहा है तो एक तरह से मेरा ही इंसल्ट हो रहा है। अगर कोई बोले कि आपका समधी मेरा इतना कर्जा ले लिया है, इतना ये नहीं दे पा रहा है, इतना डोनेशन नहीं कर पाया है, या बैंक ऋण वाला आपके समधी को जब आप चाय पी रहे हो साथ में उस समय उसको डिमोरलाइज करे तो कैसा लगेगा। लेकिन बात है कि लड़के का पिता वाला मानव रहे तब ना, वो तो गधा है और गधा को तो समझ आता नहीं है कि बेइज्जती क्या है, डिमोरलाइज क्या और क्या है। उसको तो एक चीज है, सौदेबाजी कर लिया है। और जब उसको जरूरत आदमी का पड़ता है, यहां तक कि वक्त भी उसका साथ नहीं देता है, वक्त भी साथ नहीं देता है। वक्त जब जिस आदमी का साथ नहीं देगा तो उसका लड़की कैसे साथ देगा। जब जिस समय तुम्हारा पिताजी को बात करने गया वो सौदेबाजी किया, तो हम तो तुमको खरीद लिए हैं 26 लाख में, और 26 लाख में जब हम तुमको खरीदे तो कैसे पर डे रोज हिसाब से तुम हिसाब लगाओ। अगर तुम्हारे पास 40 साल रहे तो उसका पर डे कैसा होगा, 60 साल रहे तो कैसा होगा, उस हिसाब से तुम लगाओ, उसका इंटरेस्ट जोड़ो। तो रईसी हम ना करेंगे तो कौन करेगा। तुम्हारा बाप तो गधा निकला और तुम गधा का पुत्र निकला, तो गधे से तो काम ही करवाया जाएगा ना। जब मेरे पिताजी तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करने गए तो तुम बोला कि नहीं हम इतना लेंगे, हम इतना पूंजी लगाए हैं लड़के में, हम इतना बारात लेके आएंगे। आप कभी महसूस कीजिए जब आप लड़की वाले होंगे, लड़का वाला जब आता है तो दूसरे की दौलत को उड़ाते हुए आता है,
यहाँ तक कि वो गधा जो है ना, दोनों बाप बेटा जो भी रिश्तेदार जंघिया तक भी पहनता है तो लड़की का दिया हुआ बाप का पैसा से पहनता है। वो जो जिस समय वो पटाखा फोड़ता है रईसी का, वो अपना नहीं फोड़ता, उस लड़की के पिता का जो कर्ज लिया हुआ उस पैसे का वो फोड़ता है। वो प्रमाणित करता है कि देखो इस समाज का शुद्ध और शाकाहारी गधा हम ही हैं, और उसी गधे को हम फिर घोड़ा पे बैठा के लाए हैं। और जब लड़की तांडव करती है तो बोलते हैं कि लड़की बदमाश है। सीखना तो लड़के वाले को चाहिए कि जब लड़की वाला आए हैं तो उसका स्वेच्छा स्वरूप जो उपहार वो दे, आप उसको स्वीकार करें। वो अगर बेटी दे रहे हैं तो आप भी बेटी लें, ना कि उसे प्रमाणित करें कि शुद्ध गधा हम ही हैं और मेरा बेटा उससे भी बड़ा गधा है। और उस गधे को जब 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है तो उस गधे का साथ देने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज का हर आदमी उसको जानता है और कहता है कि जब यह अपने समधी को नहीं छोड़ा तो हम लोग को क्या छोड़ेगा। और वो गधा कहीं का नहीं रहता है, अंत में शर्म से वो बेड पे रहते रहते सड़ जाता है। और जब वो चिल्लाता तो उसका सुनने वाला भगवान भी नहीं रहता है। इसलिए अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदारी करने आए तो उस रिश्तेदारी को सम्मान करें और सम्मान से स्वीकार करें, तब फिर आप कह सकते हैं कि ये इस तरह की है, वो उस तरह की है। कोई भी गलत नहीं होता, गलत हम लोग की सोच होता है, और अगर गलत होता है, गलती होता है तो दोनों का होता है। पहला आगे कौन बढ़ा ये देखना है। आज आपका लड़का कुछ नहीं करता है, पैसा ले लिए, इंजीनियर है, ये है, पता चला बाद में घास गड़ रहा है, ये कर रहा है, तो ये सब होना चाहिए। और लड़की वाले को भी देखना चाहिए कि जिसका पिता गधा है उसका बेटा कैसा होगा। इसलिए जब भी कभी लड़की का भविष्य ढूंढे तो उनमें ये देखें कि इनका संगत कैसा है, व्यवहार कैसा है, और उनके विचार कैसे हैं। बनावटी विचार और नेचुरल विचार या क्रिएटिव विचार जो होता है अलग अलग होता है। बनावटी कुछ दिन के लिए रहता है और आपका नेचुरल जो है वो सदा के लिए रहता है। अगर इस तरह में लड़की कोई भी कुछ करती है तो लड़की दोषी नहीं है। इसमें लड़का और लड़के के पिता दोनों ही इस कुकर्म करने का दोषी है। आप ये समझिए, जिस बच्चे का गार्जियन रो रो करके, कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के, खेत बेच के, घर बेच करके, ये सब दे करके आपको दे रहा है, और फिर आप सोचिएगा कि उसको इतना करने के बाद हम खुश रहें, तो वो खुशी कहाँ मिलेगी, किस दुकान में मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी लड़की का वर ढूंढें तो गधे वंशावली में न जाएं, गधे के वंशज से न करें, एक अच्छे रिश्तेदार ढूंढें। जिस तरह आपका सोच है उस तरह के सोच के इंसान को ढूंढें, भविष्य उज्जवल रहेगा और आपकी पुत्री की भी दीर्घायु आयु रहेगी। सलाह अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टूई वाली बटन को जरूर दबाएं। ये नहीं कि ये एक लड़की की कहानी, ये पूरे लड़की की कहानी है। आज लड़का
का पिता तिलक ले लेता है, कुछ दिन के बाद लड़का आ जाएगा ससुराल में, माताजी इतना कर्जा दीजिए न बिजनेस करवे, ये दीजिए न इतना करवे, और अगर नहीं देता है तो लड़की को टॉर्चर करता है। आपको जब पैसा लेने का एबिलिटी था तो उसको पालने का भी एबिलिटी रखिएगा। और जितने भी लोग परिवार में, ध्यान से सुन, जितने भी परिवार में, उस परिवार में सदस्य का हिस्सा रह करके उस शादी को संपन्न कराए हैं लड़का वाले, सब जिम्मेवार होंगे। इसलिए कभी भी रिश्तेदारी करें सोच समझ के करें। किसी भी गधे के वंशज के यहां ना बांध दें अपनी लड़की को, जिससे कि वो हर हमेशा दुखी रहे। बेटी सबकी होती है, लेकिन बेटा अपना भी नहीं होता। ये कहने का केवल है कि बेटा मोक्ष की प्राप्ति का जरिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत साबित अभी के समय में हो रहा है। बेटा तभी मोक्ष का प्राप्ति का जरिया बनेगा जब उसको आप अच्छे संस्कार दीजिएगा, लेकिन जब बाप ही गधा रहा तो बेटा कैसा होगा? और जब बाप ही गधा का अथी रहा तो बेटा तो वो रहेगा ही। तो इसलिए कभी भी रिश्तेदारी जोड़े, रिश्तेदारों के यहां जोड़े। आप अगर किसी से पैसा लेते हैं, वो पैसा आज रहेगा, कल रहेगा, परसों नहीं रहेगा, लेकिन वो रुलाया हुआ जो वो क्या होता है, हपकार या और कुछ वर्ड होता है, वो अगर लग गया तो फिर जिंदगी में आप कभी खुश नहीं हो पाइएगा। यहां तक कि आपका जो बेटा है, सगा है, वो भी कूटेगा, और ऐसा तैसा नहीं कूटेगा, शाकाहारी धनिया में मिला के कूटेगा। और उस समय चिल्लाने के लिए आवाज भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया है। ये हमारी मानसिक पीड़ा थी जो कि आज ये बताया गया, क्योंकि आज यही घटना हुआ है। तिलक ले लिया 9 लाख रुपए, लड़का कुछ नहीं करता है, लड़की आ गया, अब उसको नमक भात सब्जी रोटी एक रूम में पैक करके रख रहा है, तुम काम करो। अरे तुम्हारा घर है, तुम खाना बनाओ। अरे तुम्हारा घर है, तुम उस समय 9 लाख रुपया लिया किस हिसाब से, जब उसका घर था? तो ये सब परेशानी होती रहती है, ये सब होते रहता है समाज का हिस्सा। तो अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि किसी के लड़की का भविष्य का सवाल होता है। ज्यादातर लोग ये एलिगेशन लड़की पे लगा देते हैं कि लड़की बदमाश है। अब तो बदमाश खत्म हो गया और कुछ एलिगेशन लगा देते हैं जो कि सत्य नहीं है, सत्य कुछ और कहता है। अगर आपको लड़की के प्रति थोड़ी भी दया है, थोड़ी भी इंसानियत है, मानवता है, प्लीज वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी अच्छे घर को बसाने में अपना सहयोग दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।